हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से निर्मला सीतारमण द्वारा जो यूनियन बजट पेश किया गया है उसके विषय में आज के इस वीडियो में बात करूंगी। इस बजट के जो प्रमुख बिंदु हैं उसको मैं हाईलाइट करते हुए इसके विषय में आगे इस वीडियो में चर्चा करूंगी। यदि हम बात करें यूनियन बजट के संदर्भ में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में होते ही होते हैं। किसी भी देश के लिए बजट अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम भारत की बात करें तो 18 फरवरी 1860 को पहली बार वाइसरॉय की परिषद में जेम्स विल्सन के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था। बजट की विशेषता यह है कि इसे पेश करने के बाद संसद से पास कराना होता है और तभी इसे लागू माना जाता है। बजट बनाने की प्रक्रिया सितंबर महीने से ही प्रारंभ कर दी जाती है और बजट के संदर्भ में सभी मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों को सर्कुलर भेज दिया जाता है। बजट को संसद में पेश करने से पहले 7 दिनों तक इसे बनाने वाले वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी, विशेषज्ञ, प्रिंटिंग टेक्नीशियन और स्टेनोग्राफर्स नॉर्थ ब्लॉक में ही रहते हैं। अगर हम संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 के अनुसार बजट बनाने के लिए 14 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। बजट को संसद में मंजूरी प्राप्त हो जाने के बाद 75 दिन के भीतर ही राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए इसे भेजा जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होते ही बजट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यदि हम बजट के विषय में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगी कि जो बजट शब्द है वो फ्रेंच शब्द बॉजेट से लिया गया है जिसका अर्थ होता है छोटा बैग। वार्षिक वित्त रिपोर्ट को हम आम बजट के नाम से जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112 में आय व्यय का लेखा जोखा के संदर्भ में बात जो है वो की गई है। फाइनेंशियल ईयर 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है और इसे यशवंत राव बी चौहान के द्वारा पेश किया गया था। 2016 तक केंद्रीय बजट को लोकसभा में फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर पेश किया जाता था। निर्मला सीतारमण यूनियन बजट पेश करने वाली पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। भारतीय इतिहास के जो पहले बजट के विषय में यदि हम बात करें तो भारत में बजट पेश करने की परंपरा ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू की थी। कंपनी ने 7 अप्रैल 1860 को बजट पेश किया था। आजादी से पहले अंग्रेजों के शासनकाल में पहला बजट तत्कालिक वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने 1860 में पेश किया था। आजाद भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो आजाद भारत का पहला जो बजट है वो 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के शानमुखम चेट्टी ने पेश किया था। मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक 10 बार देश का बजट पेश किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यशवंत सिन्हा और अरुण जेटली ने लगातार 5 बार बजट को पेश किया है। 1955 तक यूनियन बजट केवल इंग्लिश में पेश किया जाता था। 1955-56 से बजट डॉक्यूमेंट्स का हिंदी में भी प्रकाशन होने लगा। वीपी सिंह के सरकार के इस्तीफा देने के बाद 1987 में राजीव गांधी ने बजट पेश किया था। उन्होंने बजट में कॉरपोरेट टैक्स से परिचित करवाया था। 2016 तक केंद्रीय बजट को लोकसभा में फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर पेश किया जाता था और 2017 से अरुण जेटली ने इसे बदलकर 1 फरवरी किया था। साल 2000 तक केंद्रीय बजट की घोषणा 5 बजे शाम में की जाती थी, लेकिन यशवंत सिन्हा ने 2001 में 11 बजे दिन में बजट की घोषणा करने की नई परंपरा को प्रारंभ किया। आई के गुजराल के प्रधानमंत्री के काल के दौरान संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाने के बाद 1996 में पी चिदम्बरम ने बगैर बहस के बजट पेश किया था। अरुण जेटली ने 2014 में सबसे लंबा बजट भाषण दिया था जो 2.5 घंटों का रहा था।
2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। शुरू में बजट पेपर्स राष्ट्रपति भवन में छपते थे, बाद में प्रिंटिंग स्थल को नई दिल्ली मिंटो रोड स्थानांतरित किया गया। 1980 से बजट पेपर्स नॉर्थ ब्लॉक में छपते हैं। बजट से पहले वित्त मंत्रालय में एक हलवा समारोह आयोजित किया जाता है। इसे कर्मचारियों को वितरित किया जाता है। इस बार हलवा समारोह नहीं हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1958-59 में वित्त मंत्री का पोर्टफोलियो भी संभाला था। अब इस बजट के विषय में जो कौन कौन से प्रमुख उसके बिंदु हैं, यदि उसकी हम चर्चा करें तो इसमें हम देखते हैं कि जो जल जीवन मिशन शहरी जो है योजना, उसे लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत 2.86 करोड़ घरों को नल कनेक्शन दिए जाएंगे। मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत होगी। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना भी शुरू किया जाएगा। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट को भी प्रारंभ करने की चर्चा इसमें की गई है। देश में 75,000 नए हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। 602 क्रिटिकल केयर अस्पताल बनाने की भी योजना है। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2217 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत करने की भी बात कही गई है। वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया गया है, जिसके तहत 20 साल पर्सनल व्हीकल, 15 साल कमर्शियल व्हीकल पुराने यानी इन्हें जो है अनफिट माना जाएगा। 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्थापित करने की बात कही गई है। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम लॉन्च होगी। 7 टेक्सटाइल पार्क और इसे 3 सालों में बनाने की योजना है। एयर क्लीन के लिए 5 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 के विषय में बात की गई है। 2 तरह की मेट्रो सेवा शुरू होगी, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो सेवा। टियर 1 और टियर 2 के लिए मेट्रो सेवा। नेक्स्ट ईयर जो है 8500 किलोमीटर सड़क के निर्माण के विषय में भी चर्चा की गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में 7 करोड़ से अधिक की 7 बंदरगाह परियोजनाओं के विषय में भी घोषणा की गई है। बिजली को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। ग्राहक बिजली कंपनी खुद उसका जो है चुनाव कर सकेंगे। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन किया गया है। इंश्योरेंस कंपनियों में 74% तक एफडीआई की अनुमति दी गई है। बैंक के डूबने पर अब 1 लाख रुपए की बजाय 5 लाख रुपए तक मिलेंगे। उज्ज्वला स्कीम के विषय में यहां पे यदि हम बात करें तो उज्ज्वला स्कीम के से जो है 1 करोड़ परिवार और जोड़े जाएंगे और 100 नए शहर गैस वितरण से जोड़े जाएंगे। वित्तीय घाटे का लक्ष्य 6.9% से बढ़ाकर 9.5% किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में टमाटर, प्याज और आलू के अलावा 22 पेरिशेबल क्रॉप्स को शामिल भी किया गया है। ENAM के लिए 1000 नई मंडियों के विषय में बात कही गई है। मछली कारोबार के लिए 5 नए बंदरगाहों को स्थापित करने की भी चर्चा है। कृषि उत्पाद के निर्यात के विषय में यदि हम बात करें तो इसमें जो है 22 अन्य जो उत्पाद हैं उन्हें शामिल किया गया है। महिला जो है वो अब हर शिफ्ट में काम कर सकेंगी। 100 से अधिक नए सैनिक स्कूल खोले जाने की भी बात कही गई है। लेह में एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय को खोलने का भी योजना है। 750 एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल आदिवासी इलाकों में बनाए जाएंगे।
नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बनाया जाएगा। जनसंख्या की गणना डिजिटली होगा, जो देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। 2020-21 में जो वित्तीय घाटा है उसे 9.5% रहने की जो बात की गई है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे 2020-21 में वित्तीय जो घाटा है उसे जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। इमरजेंसी फंड 30,000 करोड़ रुपए निर्धारित इसके लिए किया गया है। 75 वर्ष से अधिक उम्र के लिए ऐसे सीनियर सिटीजन जो केवल पेंशन और जमा से ब्याज पाते हैं, उन्हें भी टैक्स से राहत देने की योजना है। हाउसिंग लोन पर मिली 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त राहत को और 1 साल के लिए विस्तृत किया गया है। 3 साल पुराने टैक्स मामलों का स्क्रूटनी जो है अब वो नहीं होगा। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट अतिरिक्त 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे का दावा करने के लिए 31 मार्च 2022 तक का वक्त जो है वो दिया गया है। कस्टम ड्यूटी के मामले में 400 पुरानी छूटों का रिव्यू किया जाएगा। 1 अक्टूबर से नए कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर को लागू किए जाने की भी कोशिश की जाएगी। इसी के साथ अपने इस चर्चा को जो यूनियन बजट है उसके संदर्भ में यहीं पर समाप्त करती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।